All right, everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. My name is Yasir Yamin, and I welcome you all in this session. ये जो सेशन बेसिकली हमने रखा है ना, दिस सेशन इज you technically it's not an orientation session, so to say, because you already know कि आपके कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं ऑलरेडी। हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं कि कौन से एरियाज आपके कोर्स के अंदर होंगे, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होगा, किस एरिया की क्या वेटेज बनती है, आपके एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सब हम अपनी पहली ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर ऑलरेडी सुन चुके हैं। आज का जो सेशन मैं आपसे कंडक्ट कर रहा हूँ वो आज से जो आपका सेशन कंडक्ट किया जा रहा है वो इस नियत से किया जा रहा है, इस पर्सपेक्टिव से किया जा रहा है कि हम सब मिलके एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा अपना प्लान क्रिएट कर लेते हैं कि हाउ वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। एक मैनेजमेंट के अंदर बड़ी अच्छी कहावत है, बार बार इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पे भी इस्तेमाल की जा सकती है कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। राइट। सो अगर हमने प्लान ही ना बनाया तो उस प्लान ना बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम ना चाहते हुए भी एक प्लान बना रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक। और मैंने इतने अरसे ये सब्जेक्ट्स पढ़ा लिए कि इतने अरसे के अंदर मैंने सबसे बड़ी चीज ये देखी है कि जो खास तौर पे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के अंदर मुझे नजर आती है ना, वो ये नजर आती है कि दे ऑलवेज हैव अ प्लानर। दे ऑलवेज हैव द पर्सपेक्टिव वेरी क्लियर कि भाई ये करना है, ऐसे करना है। अच्छा, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये एक सेपरेट स्टोरी है, यानी हर एक के लिए कोई ना कोई चैलेंजेस तो जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं होता दुनिया के अंदर जिसके लिए कोई चैलेंजेस ना हो। भाई आज की तारीख में आप लोगों को मालूम है कि मेरी जिंदगी में भी चैलेंज था ना, आपका सेशन कंडक्ट करने के लिए ये भी एक चैलेंज बन गया हुआ था। लेकिन एटलीस्ट देयर वाज अ प्लान। व्हेन देयर इज अ प्लान यू आर वरीड अबाउट इट, यू टेक केयर अबाउट इट, यू यू टेक करेक्टिव एक्शंस एट द राइट टाइम अबाउट इट। राइट। यानी ऐसी मिसाल ले लीजिए कि अगर आज का सेशन हमने प्लान ही ना किया हुआ होता तो वो जो इतने सारे करेक्टिव एक्शंस में लेता हुआ आया कि आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया कि भाई इतने बजे नहीं इतनी बजे सेशन होगा, ये नहीं ये टाइम होगा, ये नहीं ये होगा, ये डिस्कस करेंगे, या पॉसिबिलिटी सेशन की है या नहीं, वो सारी की सारी बातें, वो जो भी प्लानिंग अपॉर्चुनिटी एडवाइस जो भी सब कुछ चल रहा था वो चल इस वजह से रहा था कि वो प्लानिंग मौजूद थी। प्लान ना होता तो फिर तो मतलब फिर तो कोई क्या होता, फिर एंड मोमेंट में मैं आपको बता रहा होता कि सेशन नहीं हो सकता, या एंड मोमेंट में आखिरी दिनों के अंदर आप ये जज कर रहे होंगे कि आपके पेपर की तैयारी नहीं है। राइट। तो हमने ऐसी सिचुएशन के अंदर नहीं जाना है, इसलिए ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं कि पहले दिन से क्लियर कर लें कि हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। So, my friends, this session is all about financial management, your paper FM. And I'll be conducting this session. My name is Yasir Yamin. I'm a qualified chartered accountant, and we will start this session with a brief introduction of mine as well. Right. So it's always better to know your tutor. So who is going to teach you? How am I going to teach you? Where I am going to help you? And what will be my teaching style? These are normal questions that everybody wants to ask. So, you see, I'm a professional chartered accountant by profession. So, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो अपना प्रोफेशन है। मुझसे कोई पूछे आप प्रोफेशनली क्या है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप पैशनेटली क्या है, तो मैं बोलता हूँ पैशनेटली आई वांट टू हेल्प अदर्स। यानी उसके अंदर टीचिंग भी आ गया, यानी अपना बेसिक मकसद, यानी उस काम से, वो काम जिससे मुझे खुशी मिलती है वो काम है किसी की मदद करना। आई सिंपल इस एज में आके, यानी जब मैं आपसे छोटा ही हूँ, लेकिन इस एज में आके जो मेरा प्राइमरी मोटिव अब जिंदगी के अंदर है ना, वो यही है कि आई वांट टू हेल्प अदर्स दैट दे अचीव देयर पोटेंशियल, they achieve their optimum potential. That is my clear objective. Right. Currently I am working as a financial controller in a multinational corporation. तो वो आप समझ लें, या तो आप ऐसे कह लें कि साइड में पढ़ा रहे हैं, या आप कह लें कि साइड में ऐसे काम कर रहे हैं। कभी कभार मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि साइड में कौन सी चीज है। तो आई ट्राई टू बैलेंस इट आउट, ऑलवेज आई ट्राई टू टेक माई प्रोफेशनल करियर वेरी सीरियसली, आई ट्राई टू टेक माई टीचिंग करियर वेरी सीरियसली. And that is why since last 13 years I've been able to manage both of my experiences together. Why I work while I teach. मैं फुल टाइम टीचिंग को भी देता हूँ, इट्स अ फुल टाइम जॉब। कभी कभार ऐसा होता है ना, आप अब तो नहीं होता, अब तो थोड़े पुराने हो गए, लेकिन जब जब नए नए होते थे और मैं बिल्कुल नया नया था, 13 साल पहले अगर मैं बात करूं, तो किसी को आप बताते थे ना कि यार मैं पढ़ाता हूँ, तो वो पूछते थे यार आप और क्या करते हैं। तो अजीब सा लगता था कि मतलब और क्या करते हैं क्या भाई, मतलब पढ़ाना कुछ नहीं होता क्या, पढ़ाते हैं तो और क्या करते हैं।
तो ये वाली इनकाउंटर तो बड़ा अजीब सा हो जाता है आज के जमाने के अंदर। अजीब सा लगता है कि हमसे कोई पूछे, अब तो कोई नहीं ऐसा बोलता कि आप और क्या करते हैं। हमारे हिसाब से टीचिंग भी मेरे लिए एक फुल टाइम करियर है। मेरा पढ़ाना, आपको वक्त देना, आपकी सक्सेस के अंदर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना, आपको इनकरेज करना, आपको मोटिवेट करना, ये मेरा जिंदगी का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। बट वाई डू आई ट्राई टू मैच दीज बोथ एरियाज? Because I certainly think that my professional experience complements my teaching, and sometimes it's vice versa as well, right? So the objective that I have in mind is कि यार मैं कोई ऐसी बात आपको सिखा सकूं जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्चुलाइजेशन के करीब हो। ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, कोई बात डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात डिलीवर करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट हो या अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो कि शायद पढ़ते वक्त तो आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन जब आप रियल लाइफ में एंटर हो एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, आप मार्केट के अंदर एंटर हो, तो एक बड़ा गैप देखें आप अपनी नॉलेज के अंदर और जो स्किल रिक्वायर्ड है मार्केट के अंदर, उसके अंदर आप कहीं बहुत बड़ा गैप ना देखें। उस गैप आपकी जिंदगी में ना आ पाए, इसलिए मैंने अपने आप को भगाते हुए रखा। मैंने सोचा कि अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जारी रखूंगा ताकि आपको अप टू डेट नॉलेज और अप टू डेट एग्जांपल्स और आपको अप टू डेट एक्सपीरियंस ट्रांसफर हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे एक उस्ताद थे, हमको कहा करते थे कि, ऐसे बोलते थे कि हम, वो कहा करते थे कि यासिर, अगर तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ जाओ ना जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो यकीन जानो कि अगले 5 साल के अंदर तुम्हारे पास 25 साल का एक्सपीरियंस होगा। यानी उसका 20 आप अपने अंदर ले लेंगे और मजीद अपने 5 ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैंने भी यही समझा है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप मुझसे पढ़ते हुए गए तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह से उम्मीद यही है कि आप कोई ऐसी बात सीखते हुए चले जाएंगे, आप कोई ऐसी बात समझते हुए चले जाएंगे कि ये जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है चंद सालों का, ये आपके एक्सपीरियंस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो जब आप जाएंगे मार्केट के अंदर, जब आप जाएंगे एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, आप किसी के लिए हेल्प करने जाएंगे, किसी फर्म को ज्वाइन करेंगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, तो वहां पे कम से कम कुछ गैप फिल हो चुका होगा इस वजह से कि आप मेरे साथ जुड़ गए थे। तो ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मेरा टीचिंग स्टाइल क्या रहेगा? आई विल ट्राई टू बी इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव, and I'll utilize as many real world examples as I can in order to make sure that I enhance your understanding. That's my real objective. तो समटाइम्स होता भी यही है कि मेरी अपनी कही हुई बातों का बुरा नुकसान यानी बुरा असर ये पड़ता है। मिसाल के तौर पे अक्सर मेरे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट जो है ना वॉइस नोट करके बोलते हैं कि सर ये आपने वाली बात समझाई थी, वाली मिसाल दी थी, लेकिन इसकी कोई सर प्रैक्टिकल मिसाल नहीं, इसकी कोई रियलिस्टिक मिसाल नहीं। यानी अपने पढ़ाने की वजह से नुकसान अपने को ही एक ये हो जाता है कि शायद स्टूडेंट्स फिर बुकिश नॉलेज को एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं। यानी वो भी बोलते हैं कि सर इसकी कोई ऐसी मिसाल दो जो कि मुझे आसपास नजर आती हो, यानी जो रियल बिजनेस वर्ल्ड के अंदर अपने को नजर आती है वही मिसाल दो तो समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आती। तो ये मैं कहीं कहीं अपने आप को खुद ही फंसा लेता हूँ। कोई कहावत है ना, जो बोले वही कुंडी खोले। तो जितना बोलते हैं उतना ही फंसते चले जाते हैं। ये कभी हमारे साथ हो जाता है, फिर हम भी खैर अल्लाह की हुक्म से जो है वो कुछ ना कुछ बता के निकल ही जाते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मूविंग फॉरवर्ड, आई विल डिस्कस अबाउट योर कोर्स। Let us recall your broad course outline. Now, I'm already aware that you are aware कि यार आपकी कोर्स आउटलाइन एक्चुअली है क्या। आई एम अवेयर कि यू आर अवेयर कि कोर्स आउटलाइन क्या है। आपको मालूम है कि आपके कोर्स आउटलाइन को मैंने टोटल जो ब्रेक किया है एफएम के पेपर को, वो 7 कोर एरियाज के अंदर ब्रेक किया है। ठीक है, दीज आर 7 कोर एरियाज ऑफ योर सिलेबस। याद रखिएगा, यहां पे मेरी मुराद ये नहीं है कि ये 7 चैप्टर्स हैं, ये 7 कोर एरियाज हैं, ये 7 कोर सबसेट्स हैं, जिन सबसेट्स के अंदर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाऊंगा। ठीक है, ओवरऑल आप याद रख लें, ये खूब समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है ना, उस एग्जाम के स्ट्रक्चर के अंदर नियरली 50% कैलकुलेशन है। ठीक है, और बाकी 50% क्या है? थ्योरी। खूब समझ लीजिए कि मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि जो थ्योरी वाला पार्ट होता है ना एफएम के एग्जाम का, ये तो आधे से ज्यादा लोगों का बिल्कुल फारिग होता है, बिल्कुल फारिग होता है। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो वजह ये होती है कि स्टूडेंट कभी कभार खुद फोकस नहीं करते, कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे भी कोई कोताही रह जाती है। तीसरी वजह इसकी ये होती है कि
एफएम की थ्योरी है बहुत एक्सटेंसिव, यानी बजाते खुद आपके पेपर के अंदर भी 50% थ्योरी नहीं आना है, आप ये लिख के रख लीजिए। और बजाते खुद आपके जो पेपर का करिकुलम है वो भी 50% थ्योरी है, यानी मार्केट्स को समझना, शेयर होल्डर को समझना, इन्वेस्टर्स को समझना, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना, रिस्क मैनेजमेंट को समझना, रिस्क मैनेजमेंट थ्योरीज को समझना, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को समझना। इतनी सारी चीजें होती हैं आपके पास कि कहीं ना कहीं उस एक्सटेंसिव थ्योरी होने की वजह से भी कहीं ना कहीं अक्सर लोग ये थ्योरेटिकल एरिया ऑफ योर एग्जाम के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपने इस थ्योरेटिकल एरिया के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया तो खूब समझ लीजिए कि 50% जो कैलकुलेटिव आपका पेपर आएगा उसमें 50 में से 50 लेकर आना बहुत मुश्किल बात है, इवन फॉर अ मीडियोकर स्टूडेंट जो कि सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह 50 मार्क्स आ जाए मेरे। अगर आपने सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर फोकस किया तो आप ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप 50% ही पेपर इन ट्रू सेंस अटेम्प्ट करें और उसमें से आपके 50 मार्क आ जाए, ये बहुत मुश्किल बात है, ये रिमोट चांसेस है, इसके नहीं होता। इसका मतलब आपको गहरी सपोर्ट चाहिए होगी थ्योरेटिकल एरियाज की, ठीक है ना। तो फिर होगा कुछ यूं कि लेट्स से यहां से 48 आ जाएंगे और यहां से 48 आ जाएंगे और आप जो है आराम से यानी आप आराम से जो है वो 98 स्कोर करके या 96 स्कोर करके आप बोलेंगे भाई चलो जी ली मैंने जिंदगी। इतनी सी ख्वाहिश है बस हमारी, ज्यादा नहीं है भाई अपने अंदर लालच, ज्यादा नहीं है। बस यही कोई 96, 97, 98, 99, 100 आ जाए हम खुश रहेंगे, बस गरीब लोग हैं सर, और क्या करेंगे। ये छोटी छोटी खुशियां हैं हमारी 90s बस। अब उस 90s के स्कोर में या 70s टू 90s के स्कोर के अंदर या 100 के स्कोर के अंदर आपको आने के लिए करना क्या पड़ेगा, अपने कोर्स आउटलाइन को खूब समझना पड़ेगा। सबसे पहला एरिया जो कि मैंने आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर डिफाइन किया है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसकी इन्वायरमेंट का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसकी इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, हमने ये भी समझा कि स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट क्या होते हैं, इस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। हाँ, फिर हमने ये भी समझा कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। पहले सबसेट के अंदर या पहले सेक्शन के अंदर तो हमने अपना सारा का सारा टाइम थ्योरेटिकल एरियाज के अंदर निकाल दिया, जहां हम फाइनेंस को समझ रहे हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी या फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर को समझ रहे हैं, वो कैसे सेफ गार्ड होता है, उसमें कहां से कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं उसको समझ रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट के अंदर रहने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को समझ रहे हैं, और थोड़ी बहुत रेशियो एनालिसिस के बारे में समझ रहे हैं। ये हमारा पूरा का पूरा पहला सेक्शन है। मेरा अपना अंदाजा है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बड़े आराम से 8 to 10 मार्क्स यानी 4 से 5 एमसीक्यू वाला पोर्शन तो सेक्शन ए से निकल ही आता है। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो 6 मार्क्स तो आने ही आने, यानी मैंने कोई ऐसा मॉक नहीं देखा जो कि एसीसी ने पब्लिश किया हो या किसी पब्लिशर ने पब्लिश किया हो जिस किसी एक मॉक के अंदर 3 से 4 एमसीक्यू सेक्शन से ना निकल रहे हो। निकलते ही निकलते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, वो आपसे पूछ लेगा कि भाई इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर पूछ लेगा, वो आपसे कभी कभार वो जो है कोई सिंपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई एरिया, लेकिन पूछना ही उसने लाजिम है। तो मतलब 5 से 6 मार्क यानी 6 से 8 मार्क तो कंफर्म्ड है कि आपके सेक्शन ए से या पहले सबसेट से निकलेंगे ही निकलेंगे। फिर उसके बाद आप बढ़ते हैं अपने कोर्स के अंदर, आप बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप समझ लें एक बड़ा एक्सटेंसिव एरिया है आपके कोर्स के अंदर। मैं इसको यूं बोलूंगा कि एक्सटेंसिव एरिया भी है, ये एरिया सेट करता है, इट सेट्स द टोन फॉर द अदर सिलेबस, फॉर अदर एरियाज। एक बार आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया कवर कर लेते हैं, यहाँ पे एनपीवी समझ लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, डिस्काउंटिंग समझ लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करना है इन्वेस्टमेंट्स को अप्रेज करने के लिए ये समझ लेते हैं, मेक और या आपके एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, अगर पैसे ना हो तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रैशनिंग कर लेते हैं। जब आप ऐसे सारे के सारे एरियाज को कवर कर लेते हैं तो आप बेटर सूटेड ऑफ हो जाते हैं बाकी एरिया की तरफ बढ़ने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सेक्शन अक्सर मामूल के मुताबिक सबसे पहले करवाया जाता है। एक तो इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है,
यानी मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया के अंदर कुछ नहीं 60% कैलकुलेशन है, 40% थ्योरी है। और वो जो 40% थ्योरी है उसका भी गहरा लगा हुआ है 60% कैलकुलेशन के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोर्स स्टार्ट करें और कोर्स स्टार्ट करते ही आप गुमराह हो जाएं, या कोर्स स्टार्ट करते ही आपको ये पेपर ही अपीलिंग ना लगे। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आप अपने कोर्स को स्टार्ट करें। इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होंगी और अक्सर आसान कैलकुलेशंस होती हैं, एनपीवी आरआर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो वो आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बाय फार जो आपके सबसे ज्यादा लेक्चर्स हैं ना, सबसे ज्यादा क्वांटम ऑफ लेक्चर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर है। वन गुड वेरी 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 कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर सो जाते हैं। ये हर टाइम में देखता हूं मैं, सो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लेट्स से 18-19 लेक्चर है, लेट्स से एग्जाम किट मिला के। तो लेट्स से 18-19 लेक्चर है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है एक एक डेढ़ डेढ़ महीना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही करते रहते हैं। मजा आ रहा होता है ना, आसान होता है। यानी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एक सवाल तो ऑफिस में बैठ के भी किया जा सकता है, हर रोज एक एक सवाल किया जा सकता है, तो मजा आ रहा होता है। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अक्सर सवाल करके अकाउंटेंट्स को वही किक मिल रही होती है जो कि बचपन के अंदर जब डेबिट क्रेडिट करना आ जाया करता था ना, तो डेबिट क्रेडिट के सवाल इतने करते थे आप लोग कि भाई डेबिट क्रेडिट रट जाए। तो वो वाली किक मिल रही होती है कि यार एक ऐसी चीज है जो कि हमसे हो रही है। दवा के स्टूडेंट्स लगे रहते हैं लगे रहते हैं लगे रहते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वैसी की तैसी कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि एक डेढ़ महीना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर लगाया और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का ही टॉपिक आपको समझ में आया, बाकी सब समझ में ही नहीं आया। हाँ, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर टाइम जरूर लगाएं। जाहिर सी बात है, लेक्चर्स हैं, कवर करने, सब कुछ करना है, प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम किट करनी है, तो ये सब में टाइम तो लगेगा, तो वो जरूर लगाइए। लेकिन ये अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि भाई बिल्कुल आराम से कवर करेंगे, आराम से, सर जल्दी का काम शैतान का काम, हम मार्च की अटेम्प्ट होगी तो अप्रैल तक तैयारी करेंगे, जून की अटेम्प्ट होगी तो जुलाई तक तैयारी करेंगे, ये फजूल स्ट्रैटेजी है आपकी, बिल्कुल ऐसा ना करिएगा। लेक्चर्स हैं, आपको पता है, गिवन ड्यूरेशन के, कोई बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, 1 1/2 घंटे से ज्यादा का कोई लेक्चर ही नहीं होता। जल्दी जल्दी कवर करें, आगे बढ़ जाए, ठीक है, सही। फिर वहां से आप बढ़ते हैं बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर कहने को तो सिर्फ दो टाइप के फाइनेंसेस होते हैं, इक्विटी और डेट। लेकिन इक्विटी और डेट की क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा? अगर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है तो क्या वो राइट इशू के थ्रू फाइनेंस रेज किया जाएगा या नए शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू किए जाएंगे? अगर आपने नए शेयर्स इशू किए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर की जिंदगी के ऊपर? अगर राइट इशूज की तरफ गए पैसा रेज करने के लिए तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा शेयर होल्डर की जिंदगी के ऊपर? क्या वो राइट्स को जाके सेल कर सकता है या नहीं कर सकता? वो डेट मार्केट के अंदर जाओगे तो डेट मार्केट किस तरह चलेगी? फिर इसी के अंदर एक्सटेंडेड चीजें, आपने वेंचर कैपिटल के बारे में भी पढ़ना है। आजकल तो ये बड़ा कॉमन लफ्ज है ना, वेंचर कैपिटल, वीसी वीसी वीसी, हर जगह शार्क टैंक वार्क टैंक सब जगह नजर आ रहा होता है। तो ये वेंचर कैपिटल कौन होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है, कैसे इन्वेस्ट करता है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को फाइनेंस कैसे मिलता है वो पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंटरेस्टिंग चीज भी इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस आप पढ़ेंगे। और खूब समझ लीजिए, सब लोग जानते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस का लेक्चर हर लिहाज से आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है, सही है ना? अच्छा, यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे 70% थियोरेटिकल कंटेंट है, हाँ, 30% प्रैक्टिकल कंटेंट होगा। ये मैं अंदाजे से कहता हूँ, हाँ, अंदाजे से 70% थियोरेटिकल, 30% प्रैक्टिकल, एक अंदाजा है, एक रफ अंदाजा है कि इतना इतना कंटेंट होगा। यहाँ पे भी अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि भाई मतलब थ्योरी है ना सर, क्या करें सर, थ्योरी है, जान दो, जान दो। आप यकीन करें, आप ये थ्योरी है, जान दो करते रहें और आपका पेपर भी जान दो हो जाएगा, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ ये बात। आप आगे चल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे ना, जो हमारा चौथा सेक्शन है, चौथा सबसेट है, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का शायद ही कोई सवाल ऐसा होता होगा जिसमें 50% की थ्योरी आए और उस 50% की थ्योरी के अंदर से मैक्सिमम थ्योरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से कवर ना हो रही हो। ऐसा आज तक मैंने कोई लॉन्ग क्वेश्चन किसी एग्जाम का नहीं देखा जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस टेस्ट ना हुआ हो। इस्लामिक फाइनेंस की तो इतनी रूटीन रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एसएमईज की इतनी रूटीन रिक्वायरमेंट्स आती हैं, राइट इशू की इतनी रूटीन रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि आप इसको मिस क्यों करेंगे। होता यह है कि स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का थ्योरेटिकल एरिया, पता नहीं ये लफ्ज यूज करें या ना करें,
इसका कोई मुहज्जिब लफ्ज देख रहा हूं मैं। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, थ्योरेटिकल एरियाज को इग्नोर कर देते हैं। और जब इग्नोर कर देते हैं तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जब करने जाते हैं, जब वहां पे मैं थ्योरेटिकल एरिया पढ़ा के कह रहा होता हूँ कि देखो ये वाली बात हमने यहाँ पे पढ़ी थी, अब हमको रिप्रोड्यूस करना है, कभी लिखवा रहा होता हूँ, कभी होमवर्क में दे रहा होता हूँ, तो अक्सर लोग ब्लैंक होते हैं। तो मेरी सजेशन है भाई, खुदा के लिए, ये जो मैंने आपको पैटर्न प्रोवाइड किया, आपने पैटर्न फॉलो करना है। अपनी एक्सपेरिमेंटेशन ना करें। जैसे जो जो आपको बातें बताता जा रहा हूं वो वैसे वैसे करते चले जाएं। नोट्स को ऐसे पढ़ें कि वन टाइम लास्ट टाइम का कॉन्सेप्ट हो आपके लिए। ये फ्रेज तो ना अपने नोट्स के ऊपर लिख के रख लो कि भाई वन टाइम लास्ट टाइम। खास तौर पे थ्योरेटिकल एरियाज को तो ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो। उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, रजिस्टर में नोटिंग करते चले जाओ, हर जगह नोटिंग करते चले जाओ, ताकि वो सारी की सारी नोटिंग, वो सारे के सारे शॉर्ट नोट्स तुम्हें एंड में जाके हेल्प करें तुम्हारे एग्जाम के रिवीजन के अंदर। मैंने फिर बताया कि एफएम के पेपर के अंदर एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल कंटेंट है, और इस एक्सटेंसिव थ्योरेटिकल कंटेंट होने की वजह से अक्सर नुकसान ये होता है कि इतनी ज्यादा चीजें होने की वजह से चीजें मिस हो जाती हैं। तो अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी शॉर्ट समरी या एक सेपरेट रजिस्टर की पेजेस के अंदर, सेपरेट कॉपी की पेजेस के अंदर खुद से लिखो। मैं लिखवाता हूं लेकिन तुम भी खुद से लिखा करो, छोटे 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 पॉइंट्स, ऐसी मिसालें जिससे वो पॉइंट तुम्हें याद आ जाया करे, वो जरूर नोटिंग किया करो। अपने नोट्स थ्योरेटिकल कंटेंट के जरूर बनाना, बेशक उर्दू में क्यों ना बना। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बाद खैर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर बढ़ेंगे। ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर काफी बात हो गई थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। बिजनेस वैल्यूएशंस करेंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है जिसके अंदर आप लोगों को मालूम चल जाता है कि भाई ये 7 ब्रॉड कंटेंट एरियाज हैं आपके पास। आपको कुछ एरियाज की स्टडी टेक्स्ट भी पढ़नी है, मैं याद दिलाता चलूं, कुछ एरियाज की आपको स्टडी टेक्स्ट भी पढ़नी है, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट पढ़ लेने से आपको फायदा होगा। जैसे बिजनेस वैल्यूएशन की स्टडी टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की स्टडी टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी, फॉरेक्स की कुछ एरियाज की, रिस्क मैनेजमेंट की कुछ एरियाज की, मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है, कुछ एरियाज की स्टडी टेक्स्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कैप्लन स्टडी टेक्स्ट। मेरे हिसाब से एफएम के पेपर के लिए कैप्लन स्टडी टेक्स्ट बड़ी ही मुहज्जिब और बड़ी ही अच्छी बनी हुई है, एक्सटेंसिव बनी हुई है। आप कैप्लन स्टडी टेक्स्ट के ऊपर फोकस करें। सर, स्टडी हब पढ़ने की जरूरत है, एड ऑन जरूरत नहीं है। जो मेरे नोट्स बने हुए ना, वो नोट्स एमलगेमेशन ही है। वो नोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें स्टडी हब की आ जाती हैं, कैप्लन स्टडी टेक्स्ट की आ जाती हैं। तो आपको स्टडी हब पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो वहां से, लेकिन रीडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिप्लीकेशन हो जाएगी। पहले आप मेरे लेक्चर्स, मेरे नोट्स कर रहे हो, फिर कैप्लन स्टडी टेक्स्ट कर रहे हो, फिर स्टडी हब कर रहे हो, तो ट्रिप्लीकेशन है, जरूरत नहीं है। जहां जहां बस मैं बोल रहा हूँ कि स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो बेहतर है, स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो बेहतर है, वहां पढ़ लेना। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल 7 सेक्शंस का, 7 सबसेट्स का एक कॉम्बिनेशन हमारे सामने है, जिसको हमने कवर करना है, जिसका प्लानर अभी हमने आगे चल के डिवाइस करना है। मुझे बताएं, सब लोगों को यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन तो नहीं है? सब लोग बताइए भाई, बात समझ में आती है? ओके है। वेरी गुड। अब देखिए सर, ये सारी बातें ना, तो अक्सर अक्सर बातें सर तो हमने पहले भी पढ़ ली थी आपसे, ओरिएंटेशन जब हुई थी तो उसके अंदर हमें खूब पता था कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, वो सारी बातें तो सर आप ऑलरेडी कर चुके हैं। पेपर स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात हो चुकी है। सर ये सेशन आपने कहा था, ये सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द लर्निंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो हाउ, देखें, मैंने आपके स्टडी प्लान को ना, I have divided your study plan into 3 phases। ठीक है। मेरे हिसाब से आपको 3 फेजेस के अंदर अपनी पढ़ाई को कवर करना। एक है आपका लर्निंग फेज। लर्निंग फेज क्या है? लर्निंग फेज है आज का फेज। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और मैंने क्यों बनाया है ये बनाने, एक एक मकसद है इसका। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे इन्होंने टॉपिक उठाया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टॉपिक उठाया, पहले मेरे लेक्चर करेंगे, फिर बुक पढ़ेंगे, फिर स्टडी अप पढ़ेंगे, फिर कैप्लन किट करेंगे, फिर बीपीपी किट करेंगे, फिर एसीसी का मॉक करेंगे, सब कुछ सीरीज में करेंगे। और जब सब कुछ कर चुकेंगे तो बोलेंगे सर मेरा टॉपिक खत्म। सेम काम करेंगे दूसरे टॉपिक के लिए, सेम काम करेंगे तीसरे टॉपिक के लिए, ऐसे कर करके आगे बढ़ेंगे। अल्टीमेटली ऐसे लोगों का कोर्स खत्म नहीं होता।
और जब ऐसे लोगों का कोर्स खत्म नहीं होता तो जो आखिरी के टॉपिक्स बचते हैं ना, उसमें वो सिर्फ पैनिक करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ पैनिक, सिर्फ पैनिक 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 पैनिक, बेड़ा गर्क कर देते हैं अपनी पढ़ाई का. एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच व्हिच आई एम टेलिंग यू. द फर्स्ट अप्रोच इज, पहला फेज आपका लर्निंग फेज है. इस लर्निंग फेज के अंदर आपने करना ये है कि सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द एग्जाम स्ट्रक्चर, एंड देन क्रिएट अ स्टडी प्लानर फॉर योरसेल्फ. ये लाजिम है. अपने लिए एक स्टडी प्लानर बना लो. स्टडी प्लानर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है. वीक 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, 4 में क्या करना है, 5 में क्या करना है. बट मे बी यू कैन, यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर. मे बी यू कैन, एक्सटेंड इट फर्दर. मैंने तो वीक वाइज प्लान बना के आपको दिया हुआ है. व्हाई डोंट यू मेक अ डे वाइज प्लान? एट द स्टार्ट ऑफ ईच वीक मेक अ प्लानर फॉर योरसेल्फ, जो कि आपके टोटल वीक के ऑब्जेक्टिव को अचीव करके दे रहा हो. Most of the time you will find surplus time with you, and therefore आप आने वाले वीक का लोड अभी ले सकते हो. तो जो मैंने आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया है वो आप ऐसे समझ लें कि एक एक एवरेज न्यूट्रल स्टूडेंट के लिए एक स्टडी प्लानर है. लेकिन कैन यू मेक इट बेटर? कैन यू मेक इट मोर सूटेड टू योर ओन ओन लर्निंग स्टाइल? यस. मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना स्टडी प्लानर खुद बनाता, डेली का बनाता, घंटे घंटे मिनट मिनट का बनाता. सही है ना? आज भी मैं अपनी जिंदगी के अंदर कोशिश ये करता हूँ कि घंटा घंटा प्लान कर लो. घंटा घंटा प्लान करते हैं तभी तो 10 काम कर पाते हैं, वरना तो काम नहीं कर पाएंगे. काम कर भी लें तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा. दैट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड एंड हाईली सजेस्ट टू एवरीवन, क्रिएट अ स्टडी प्लानर. ठीक है? एक कहावत है, एक कहावत है, मैं लिख देता हूं. What gets written gets done. अकाउंटेंट्स का ना बिलीफ है, व्हाट गेट्स रिटन गेट्स डन. जो चीज लिख दी जाती है ना वो हो जाती है. तो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे मेरे बात की जवाब के अंदर ये कहता है ना, सर मैंने अपने दिमाग के अंदर प्लान बनाया हुआ है सर, लिखने की क्या जरूरत है, तो आप तो अकाउंटेंसी का जो बेसिक नेचर है ना उस नेचर से हट रहे हैं. अकाउंटेंट्स तो ये बिलीव करते हैं कि भाई जो लिखेंगे वो होगा, और लिखेंगे तो फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे तो घबराएंगे, घबराएंगे तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो होगा. ठीक है ना? तो ऑलवेज क्रिएट अ स्टडी प्लानर फॉर योर ओन सेल्फ. आई मीन यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम मी. वंस यू हैव क्रिएटेड अ स्टडी प्लानर, टॉक टू मी अबाउट इट. टेक एडवाइस कि सर मैं सही जा रहा हूँ, नहीं जा रहा, सर मैं यहाँ फंस जाता हूँ, मैं क्या करूँ, सर मैं फंस जाती हूँ, मैं क्या करूँ. ऑलवेज टेक एडवाइस, आई एम देयर फॉर यू. बट क्रिएट अ स्टडी प्लानर फॉर योर ओन सेल्फ. देन please follow the same pattern as I have provided for recorded lectures. Please do not use your discretion जिसके थ्रू आप ये कहें कि सर पहले एक काम करते हैं ना, आपने बोला सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थ्योरी पढ़नी है तो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं. डोंट डू इट ना यार. मतलब मैंने तो ना आपका स्टडी टेक्स्ट का पैटर्न फॉलो किया, ना एग्जामिनर का कोई पैटर्न फॉलो किया, मैंने अपना पैटर्न बनाया. तो जैसे मैंने अपना पैटर्न बनाया, मैंने लेक्चर्स भी वैसे ही पढ़ाए. जब मैंने लेक्चर्स भी वैसे ही पढ़ाए, उसी सीक्वेंस से पढ़ाए, उसी उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाए, तो आपको समझ भी उसी पर्सपेक्टिव से आएंगे. तो प्लीज डू नॉट स्किप लेक्चर्स, डू नॉट स्किप द सीक्वेंस एंड डू नॉट स्किप लेक्चर्स. मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, लेक्चर्स स्किप नहीं करना. एफएम के पेपर के अंदर पास्ट पेपर के लेक्चर्स भी पूरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर के लेक्चर्स के दौरान बहुत सारी थ्योरी कवर हो रही होती है. यानी जब पार्ट आता है ना, एक पास्ट पेपर कर रहे हैं उसका एक पार्ट भी आया, पार्ट सी आया, तो वो वाला रेलेवेंट पार्ट मुझे आपको वहीं सवाल के अंदर समझाना है. तो अगर आपने ये बोला कि सर मैं पहले सारे लेक्चर सुन लेता हूं बाद में एक साथ सवाल कर लूंगा, तब भी बहुत सारी चीजें मिस कर चुके होगे आप, तब भी बहुत सारी चीजें मिस कर चुके होगे. तो बिल्कुल भी ये ना करना, बिल्कुल भी ये ना करना. So I highly suggest, please follow the same pattern as I've provided to you and follow complete lectures. One more thing that I would want to request you is, do not slow down your learning process by spending more time than required on any one topic. Please. अक्सर लोग अच्छा स्कोर करने की ख्वाहिश की खातिर, यानी आपकी नीयत अच्छी है, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन इस ख्वाहिश की खातिर क्या करते हैं, लंबा करते हैं, लंबा करते हैं. बैठे हुए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सर मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ना अपना दुनिया में सबसे अच्छा करना चाहता हूं. भाई कर ले, पेपर तो नहीं निकलेगा उससे. एक टॉपिक की या एक चीज की जान पकड़ के नहीं बैठ जाना आपने. मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि सर व्हाट्स द की
ऐसा कोई टोटका बताएं कि हम स्मूथली इस पेपर को निकाल लें और एंड में हमें टेंशन ना हो रही हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूंगा, लेक्चर्स कंप्लीट करो। और लेक्चर्स वैसे तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, आपने मेरी ओरिएंटेशन के अंदर भी सुना था, 14 days बिफोर योर एग्जाम आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना है। मेरे सारे लेक्चर, सारी किट, सब कुछ कंप्लीट करना है। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर पहले नहीं कर सकते तो बाद में नहीं कर सकते, ये क्लियर है। लेकिन पहले करो। मैं आपकी जगह होता और अगर फुल टाइम स्टूडेंट होता तो 1.5 पौने 2 महीने के अंदर मैंने सब कुछ निपटा देना था। क्योंकि लेक्चर्स इतने है ही नहीं ना, 60-70 ऑड आवर्स होंगे कुछ, ठीक है ना। तो 60-70 ऑड आवर्स कंप्लीट करना 30 days के अंदर कोई मसला ही नहीं है। हर रोज 2 घंटे सुनोगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा। जो बेचारे जॉब करने वाले लोग हैं वो तो चलो फिर समझ में आता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे। जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं बैठता कि वो 30 days, 35 days, 40 days के अंदर अपने लेक्चर हर लिहाज से कंप्लीट ना करें। If I were you, तो I would have completed my lectures at least 1 month before the exam। और फिर आखिरी महीने के अंदर रेलेवेंट स्टडी टेक्स्ट का पोर्शन पढ़ता, या जो है वो मैं प्रैक्टिस करता, या सर की क्लासेस लेता, या मॉक करता, ये सारी चीजें करता। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज, प्लीज डू नॉट स्लो डाउन योर लर्निंग प्रोसेस। अपनी दिमाग से ना चलने की कोशिश करें, जल्द से जल्द लेक्चर्स कंप्लीट करें। सर कितना जल्द? कल। सर कितनी जल्दी कर लें भाई? कल कर लो तुम मेरी भला से, ठीक है। बस डू नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर सिलेक्टिव टॉपिक्स, मिस कुछ ना करिएगा। मैं कहीं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि आप अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें ऐसे कि हर ऑल्टरनेटिव लेक्चर ले लें। सर मैं एक छोड़ के एक सुन लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो बेटा फिर एक अटेम्प्ट छोड़ के पास होगे, एक में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये ना करें, सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और सीक्वेंस से चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो है जी आपका लर्निंग फेज। लेकिन जो लर्निंग फेज है ना, इस लर्निंग फेज के अंदर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सेल्फ कैरी करेगा। लर्निंग फेज वो फेज है जहां पे मैं आपके शैडो में हूं, यानी मैं आपके पीछे बैठा हूं। मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए, मैंने आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की, मैंने आपको प्लानर प्रोवाइड किया, मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया। अब मैं आपको पुश कर रहा हूं कि यार अपने आप को सेल्फ कैरी करो, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, सारा एरिया कंप्लीट करो, जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पुश करो और कंटेंट को कवर करने की कोशिश करो। इस एक फेज से जब हम निकल जाएंगे, और मेरा जाती ख्याल ये है कि एटलीस्ट 50-60% ऑफ दिस सेशन आपका टाइम लगेगा लर्निंग फेज को कवर करने के अंदर। यानी 1 से 1.5 महीना लग जाएगा आपको इस लर्निंग फेज को कंप्लीट करने के अंदर, जहां आप अपने आप को सेल्फ कैरी कर रहे हैं। और सेल्फ कैरी करते हुए लेक्चर्स को कंप्लीट करने की, रिकॉर्डिंग्स को कंप्लीट करने की, अपने नोट्स बनाने की, मेरे सारे एग्जाम किट के लेक्चर सुनने की आप तैयारी कर रहे हैं। जहां वहां से निकलेंगे तो मैं आपको लेकर चलूंगा प्रैक्टिस फेज में। अब यहाँ पे मैं आ गया, वाई वाई इज इन प्रैक्टिस फेज। जब मैं प्रैक्टिस फेज के अंदर आया तो हमारा काम क्या होगा कि हम रेगुलरली रिवाइज किया करें। हम और आप दोनों मिल के कोशिश करें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के जितनी एग्जाम किट हो सकती है, कैप्लन एग्जाम किट हो सकती है, हम सब निपटा दें। पूरी कोशिश करनी है कि हम सेक्शन ए और सेक्शन बी की कंप्लीट एग्जाम किट करें। और जब एग्जाम किट करें ना, तो वहां पे कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपको याद नहीं आ रहा था, आपको एक सवाल सॉल्व करके याद आया, लिख लो। कोई ऐसा पॉइंट जो कि आपके पर्सपेक्टिव में आपने नया सीखा, यानी आप समझ रहे हैं यार ये वाले इस तरह तो मुझे पता ही नहीं था। अगर आपको इस तरह पता ही नहीं था तो आप एक काम करें, वो पॉइंट अपने पास लिख लीजिए। आप अपने पास वो पॉइंट लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेकिन ये काम तभी अच्छा है, ये काम तभी अच्छा है जब आप मेरे लेक्चर से बाहर निकल गए हो, ठीक है ना। पहले मेरी सीक्वेंस फॉलो करें, फिर उसके बाद आए प्रैक्टिस फेज के अंदर। जब आप इस फेज में मेरे साथ चल रहे होंगे, हाँ, इस फेज में जब आप मेरे साथ चल रहे होंगे तो आपकी वीकली लाइव सेशंस भी हो रहे होंगे। लेकिन ये आज से नहीं है, आज से नहीं है। ये तब है जब आप कुछ कोर्स कंटेंट कवर कर लेंगे। कुछ कोर्स, बहुत सारे बच्चे बहुत सारा कोर्स कवर कर लेंगे, थोड़े बच्चे कम कोर्स कवर कर चुके होंगे। कुछ अरसे के बाद जाके जब आप लर्निंग फेज से प्रैक्टिस फेज के अंदर एंटर होंगे तो वहां पे मेरी एंट्री हो चुकी है। जब मेरी एंट्री हो चुकी है तो हम लाइव सेशंस करेंगे, ठीक है। वहां पे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैं भी नोट करवाऊंगा कि देखो ये फ्यूचर रिविजन्स के लिए काम के क्वेश्चंस हैं, तुम खुद भी नोट करते हुए चलना, ठीक है। अच्छा, हम मेक श्योर ये करेंगे कि हम कोई भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करें जिसका CRQ एग्जामिनेबल नहीं है।
मिसाल के तौर पे बिजनेस वैल्यूएशन का लॉन्ग क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम किट के अंदर ये सवाल दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन क्या करने की जरूरत है, क्या परेशान होने की जरूरत है? नहीं। आपको खूब मालूम है कि रिस्क मैनेजमेंट हो जाए, बिजनेस वैल्यूएशन हो जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स एनवायरमेंट हो जाए, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता, एग्जाम पैटर्न का पार्ट नहीं है, तो वो हम काम नहीं करेंगे। ठीक। तो इस पूरे फेज के दौरान यू विल कंटिन्यूअसली सीक प्रोफेशनल गाइडेंस फ्रॉम मी। एक सेकंड के लिए भी आपने अपना ताल्लुक मेरे से नहीं छोड़ना। लेकिन ये ताल्लुक बन कब रहा है, ये ताल्लुक कब बन रहा है, ये क्वेरी वाला ताल्लुक मेजोरिटी कब बन रहा है, वो बन रहा है प्रैक्टिस फेज के अंदर। अभी आपका काम क्या, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई क्वेरीज ना पूछो, भाई खुदा के लिए गलत ना समझ लेना। मैं ये कह रहा हूं अभी है तुम्हारा लर्निंग फेज, पहले समझो, सीखो, कोर्स को आगे लेके चलो, कंप्लीशन पे गौर करो, जब यहां से निकलोगे तो प्रैक्टिस पे गौर करो। और जो फाइनल फेज हमारा होगा, जो फाइनल फेज हमारा होगा वो है हमारा रिवीजन फेज। रिवीजन फेज क्या है? ये रिवीजन फेज आप समझ लीजिए लास्ट 15 to 20 डेज बिफोर एग्जाम है। हाँ, 15 to 20 डेज बिफोर एग्जाम, यानी आप ऐसे समझ लें 2 to 3 वीक्स बिफोर एग्जाम। यहां पे आपने क्या करना है, यू नीड टू रिव्यू एंड कंसोलिडेट योर नॉलेज। अब चीजों को बंद करना स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ के अक्सर बच्चे ना इस टाइम के ऊपर 15 डेज बिफोर द एग्जाम वो कोर्स को खोलना स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं आपको बंद करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरीज की समरी बनानी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, एसीसी का ऑफिशियल मॉक करना है, जो मैं आपको फाइनल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या मैं मॉक ले रहा हूँ वो देना है यहाँ पे। ये रिवीजन फेज के अंदर है सारा काम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ना मैसेजेस आते हैं, और खास तौर पे उन बच्चों के मैसेजेस सबसे ज्यादा आते हैं इस मामले में जिनका पहला स्किल्स का पेपर होता है। वो अक्सर ये कहते हैं सर आप टेस्ट कब लेंगे। ये लफ्ज ही है ना टेस्ट। जैसे आप होते हैं ना, मतलब 10th क्लास में होते हैं, आप बोलते हैं सर टेस्ट ले लें। सर सरप्राइज टेस्ट नहीं लेंगे आप, हमारा बच्चे हो क्या, कैसी बातें करते हो? आपके होते हैं मॉक्स। और मॉक्स कभी भी, मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मॉक कभी भी ऐसे नहीं कि 2 लेक्चर लिए मॉक ले लिया, 2 लेक्चर लिए मॉक ले लिया। अबे ये क्या बात हुई? बच्चे थोड़ी हो गई हैं, बड़े हो गए हो ना भाई। जब बड़े हो गए तो बड़े वाली बातें करो। बड़े वाली बातें का मतलब क्या है भाई, जब जब तक प्रैक्टिस फेज में नहीं एंटर होगे या रिवीजन फेज में एंटर नहीं हो रहे होगे, मॉक का कोई फायदा नहीं है। मॉक का कोई फायदा नहीं है, इट विल जस्ट डिले योर लर्निंग प्रोसेस। तो मैं आपसे जो मॉक्स लूंगा वो मॉक्स लूंगा प्रैक्टिस फेज या रिवीजन फेज के अंदर। तो हर हर एक लेक्चर के बाद मैसेज करना है कि सर मॉक ले लें, सर टेस्ट ले लें, सर समझ में आ गया मॉक ले लें। कैसी बच्चों ऐसी बात कर रहे हो? जो 1 लेक्चर या 10 लेक्चर या 5 लेक्चर तुमने सुने, उससे तो 5 मार्क निकलते हैं पूरे पेपर के। तो पूरे पेपर के 5 मार्क के लिए मॉक थोड़ी बनाएंगे भाई, मतलब मॉक थोड़ी देंगे आप, आपके पास टाइम थोड़ी है। तो आप नहीं करेंगे ये। तो ये जो प्रैक्टिस फेज और रिवीजन फेज में आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये है ही इसलिए। तो अगर मैं ओवरऑल एक 3 मंथ्स की जर्नी को डिफाइन करूं, अज्यूम कर लेते हैं 3 मंथ्स की जर्नी है, राउंड ऑफ किया हुआ है, तो मुझे लगता है वन 1.5 to 1 मे बी, ज्यादा कह दिया मैंने, लेकिन 1.25 to 1.5 मंथ्स, यानी अबाउट 5 to 6 वीक्स आपको लगेंगे पहले फेज के अंदर, लर्निंग फेज के अंदर। यानी मेरा नहीं ख्याल कि 5 से 6 हफ्ते से पहले कोई भी लर्निंग फेज अपना कंप्लीट कर सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद 1.5 मंथ्स के बाद, यानी आप ऐसे समझ लें वीक 7 ऑनवर्ड्स, राइट, हमारे लाइव सेशंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस फेज में एंटर हो चुके होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस फेज में एंटर हो चुके होंगे। और आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 to 3 वीक्स बिफोर एग्जाम ये है आपका रिवीजन फेज, जिसके अंदर आप कोशिश ये करेंगे कि सब कुछ रिवाइज कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो, रादर देन कि आप खोल खोल के बातें कर रहे हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? सही है। तो आई हैव डिवाइज दिस 3 लेयर स्ट्रक्चर फॉर यू। फर्स्ट 6 to 7 वीक्स आपने मेक श्योर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड से लेक्चर्स लें। 7 वीक 8 वीक ऑनवर्ड्स हम लोग के लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके होंगे, सबने लेने, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कोर्स कंप्लीशन कितनी है, सबने लाइव सेशन में आना ही आना होता है। उसकी वजह ये होती है लाइव सेशन में आने से भी अलग मोटिवेशन मिलती है। हाँ,
और अक्सर ये होता है कि आपकी अपनी पढ़ाई से ज्यादा एरिया कवर हो जाता है 1 घंटे के लाइव सेशन में, तो वो जरूर लेना है। और फिर फाइनली रिवीजन सेशन की तरफ बढ़ना है, जब मॉक्स कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, वो उस तक की तरफ पढ़नी है। बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ठीक है, तो मुझे बताएं, सब लोगों को सारी की सारी बातें क्लियर होती हैं? अभी तक हमारा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? आपने क्या करना है सब लोग बताइए भाई, ओके की रिपोर्ट करें। ओके की रिपोर्ट करें भाई, सब लोग मुझे बताएं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बगैर इसके कोई भी बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, और कुछ नहीं चलने वाला, सिर्फ यही चलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस लर्निंग फेज या प्रैक्टिस फेज के शुरू होने से पहले आपकी और मेरी मुलाकात नहीं हो रही होगी। आई विल बी अपलोडिंग सम न्यू लेक्चर्स एज वेल, राइट? तो मिसाल के तौर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर न्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, बाकी सारे एरियाज के अंदर कुछ नए लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ नया लेक्चर अपलोड करूँ तो कहीं किसी ने पहले से वही लेक्चर ले ना लिया हो। वैसे तो मैं आपकी स्पीड से बहुत आगे होता हूँ, लेकिन फिर भी जस्ट बी ऑन द सेफ साइड कि मैंने किसी ने पुराना वाला लेक्चर ना ले लिया हो, या ये उसको पता ही ना चले कि नया लेक्चर है या नहीं है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नए लेक्चर के साथ ना एन लिख दूं। ठीक है, तो एन जहां लिखा हुआ होता है ना, वो एन डिपिक्ट कर रहा होता है इस बात को कि ये न्यू लेक्चर है। तो जस्ट इन केस अगर आपकी नजर दौड़ती है और आपने वो लेक्चर पहले से कर लिया था, या वो आप समझते हैं किसी एक सेक्शन में एन लिखा हुआ एक नया लेक्चर आ गया है, तो इट्स अ न्यू लेक्चर विच आई विल बी कंटिन्यूअसली अपलोडिंग एज वी मूव ऑन। सही? तो आप काम कर रहे हैं, आपके पैरेलल में मैं भी काम कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड लर्निंग एज वेल। तो आपके लिए ओवरऑल होलसम एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ऐसी ऑफरिंग होनी चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के। ठीक है? अच्छा सर, एज पर दिस टाइमलाइन लाइव सेशन वुड स्टार्ट अराउंड द स्टार्ट ऑफ February, yes. So for you guys, for example, 1 month, maybe it's mid of January or something. तो मिड ऑफ जनवरी या फरवरी के अंदर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे होंगे, एंड बाय दैट टाइम आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव कवर्ड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कोर्स, and therefore we can practice a lot of questions. Those questions even that we have not done in our live class, maybe questions that are from very past, those questions may not be available in your exam kit as well, right? So that's the idea, that the idea is to challenge you, right? And I can only challenge you by doing certain sort of practice which you haven't done it before, right? So that is how I take mock. I expose you to a new question, right? So that's the strategy about it. Okay, so learning phase, practice phase, revision phase, that is our idea. ऐसा हो सकता है कि लेक्चर कोई वो भी देख रहे हों लोग जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैवंट एनरोल्ड अप टिल नाउ, खास तौर पे एफएम का कोर्स तो कंप्लीटली डुएबल है अगर अभी तक एनरोल नहीं भी किया था तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज acconline.co. You can get connected with our student support, and then WhatsApp number is provided. My number is +923452745092. Anybody and everybody can connect with me personally on WhatsApp as well. I try to help on a prompt basis, as I try to respond as soon as possible. Sometimes it happens कि थोड़ा सा रिस्पॉन्स डिले हो जाता है, रिस्पॉन्स डिले हो जाता है, बट बिलीव यू मी, इंटेंशन ये होती है कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाए। कंपल्शन ना बनाइएगा इसको, इंटेंशन मेरी क्लियर है कि मैं आपको सूनेस्ट रिप्लाई करूंगा। 2-3 वजूहत की वजह से कभी कभार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता या करता। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये कि मैं शदीद मसरूफ या तबीयत खराब हो, रिप्लाई नहीं कर पाता, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल है। या कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो मैसेज करते हैं ना, ये 3 क्वेश्चन मार्क बना के भेजते हैं या 4 क्वेश्चन मार्क बना के भेजते हैं। एक्सट्रीमली रूड। आप क्वेश्चन मार्क मुझे बना के भेजें, मोस्ट लाइकली आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई यू, और अगर रिप्लाई दूंगा तो टेढ़ा रिप्लाई दूंगा। आई हेट इट, आई एम सॉरी बट आई हेट इट। मैं आपकी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जिसको आप क्वेश्चन मार्क बना के भेजें कि तुमने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। दिस इज नॉट द वे माई डियर, नॉट द वे। एंड आई एम नॉट बीइंग, मतलब ऐसा नहीं आप बोलेंगे सर आप तो मतलब थोड़े से चौड़े हो रहे हैं, चौड़े होने की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है ना? तो एनी पर्सन, यू गाइस आर बिकमिंग चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट फॉर गॉड से। क्या, अल्लाह माफ करे, कल को किसी और को तुम लोगों ने ऐसी हरकत कर दी तो मतलब तुम लोगों को जलील हो जाओगे, जलील हो जाओगे। नेवर डू दिस।
I suggest never do it with, personal, on a personal ground as well. Never send question marks to anyone. You can just say, sir, reminding. Okay, reminder is a very good thing. Sir, reminder, reminding. बहुत सारे बच्चों ने एक स्ट्रैटेजी निकाली हुई, वो डॉट बना के भेज देते हैं। ऐसा होता है ना, कभी दिन में 100 से ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो इतने सारे मैसेजेस में हो सकता है आपका मैसेज कभी रह जाए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं, तो आपकी चैट दोबारा ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना, ये एक तरीका है। तो तीन मरतबा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। एक तो बहुत मसरूफियत हो जाए तो रिस्पॉन्स में डिले, क्वेश्चन मार्क बना के भेजा तो नहीं। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने आपको तरीकेकार बताया, रिमाइंडर, रिमाइंडिंग, डॉट, या ऐसे कभी कभार बच्चे करते हैं डॉलर बना के भेज देते हैं। सर पैसे को देख के तो हर कोई जवाब देता है, ये भी चले, ये भी मजाक के हद तक है, सही है, कोई मसले की बात नहीं, ये कर लीजिए। तीसरी ये होता है कि कभी कभार कोई मुझसे बच्चा कोई इतना अहमकाना सवाल पूछे, ऐसा हो जाता है। और आप लोग तो ऐसे नहीं है, जो जो लेक्चर ले रहे हैं वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन जनरली कभी कभार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि कोई इतना अहमक सवाल पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसका रिस्पॉन्स दूं या नहीं दूं। तो कभी कभार, सेल्डम ऐसा केस होता है, 1 आउट ऑफ 100 टाइम्स ऐसा केस होता है, I do not reply because I know if I reply, that reply will not be good. It will be so bad for the other person. मुझे इतना गुनाह मिलेगा कि मतलब मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊंगा कि मैंने सामने वाले को क्या कह दिया। तो 1 आउट ऑफ 100 ऐसा होता है। तो आप डरिएगा नहीं, आप जरूर मैसेज करिए। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही अहमकाना बात हो, बिल्कुल ही चौल बने की बात हो, आपको खुद लग रहा है कि यार ये मतलब सर ने ना इसका यही रिप्लाई करना है, मतलब मुझे पता है कि मैं चौल बनी की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस बात की कोई लॉजिक नहीं है, या मुझे पता है कि ये बात ऐसी ही है, तो खुद ही सोच लें भाई कि मतलब ऐसी ही है। जैसे मुझे याद है, अभी एक सुबह बच्चे का मैसेज आया हुआ था, मैं जो है ना SBR के अंदर IFRS 2 पढ़ा रहा था। तो आप देखिए, दिमाग कभी कभार होता है आपका पढ़ाते हुए, दिमाग ऐसे एक हो जाता है। मैं एक उसको बोल रहा हूँ, देखें आंसर आया है 690,000। क्या लिखा है मैंने, बोल रहा हूँ 690,000, लिखा क्या है 490,000। बच्चे मैसेज करके ना कंफर्म कर रहे हैं, सर आपसे गलती हुई है ना। हाँ मेरे दोस्त, ये ऑब्वियस था, छोड़ो मतलब, आगे बढ़ो ना, वो हो गया, मतलब बोल रहा हूँ 690,000। समझ में आ रहा है ना भाई, सर से गलती हो गई, इंसान है, भगवान थोड़ी है कि जो कभी गलती नहीं होगी। हो गई भी, आगे बढ़ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ करे तो बस आगे बढ़ जाएगा, नहीं कभी कभार कोशिश करता हूँ 1 आउट ऑफ 100 टाइम्स वैसा रिप्लाई ना करूँ। आप वैसे नहीं है, आपका मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र होके रिप्लाई करें। जो सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं जो ये लेक्चर सुन भी रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करिएगा आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। फॉर अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आई हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप। ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आई हैव व्हाट्सएप ग्रुप। जो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे कहीं सोशल मीडिया पे बातचीत कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप इज स्पेसिफिकली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। डन। सो दिस इज इट गाइज फ्रॉम माई साइड, आई हैव नथिंग मोर टू से। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आई आई वुड वेलकम योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। मुझे बताइए कोई ऐसी बात। आई वुड वेलकम योर क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ना भी हो ना, तो जस्ट टू बी वेरी क्लियर, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो मतलब ओके लिख दें, सो दैट आई नो। वेरी गुड। सो आई बिलीव मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज आर आंसर्ड, राइट? और अब वी हैव द राइट मोटिवेशन, वी हैव द राइट माइंडसेट, जिस माइंडसेट को हमने कैरी करके आगे लेके चलना है। याद रखिएगा, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। आप और मैं मिलके इस पेपर को पास आउट करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पास आउट करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पास आउट करेंगे। वी नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन इन आवर सेल्स कि यार हम रगड़ देंगे, हम रगड़ देंगे। क्लियर? सो विद ऑल आर राइट इंटेंट एंड प्रेयर्स विद अल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन। बिस्मिल्लाह पढ़िए, शुरू करिए और भागते चले जाइए, भागते चले जाइए। ऑलराइट। So my friends, this is it for now. Okay, there is a question, sir, स्टडी टेक्स्ट की नीड होगी? यस मेरे दोस्त, जब मैंने बोला स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है
तो कुछ रेलेवेंट एरियाज की तो जाहिर सी बात है स्टडी टेक्स्ट होगी तभी आपको पढ़नी पड़ेगी, मतलब नहीं होगी तो कैसे पढ़ोगे, है। तो अब हम इतनी सारी डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो अगेन 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 थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फिर भी कोई 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 सवाल रह जाए तो यू कैन ऑलवेज रीच मी, यू नो हाउ टू रीच मी, यू हैव माई नंबर, जस्ट रीच मी आउट, इंशाल्लाह ताला आई विल बी एबल टू हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज एवरीवन।